बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, फ़िल्मों का दौर वो भी था जब साउंड इफ़ेक्ट या आवाज़ों के बगैर सिर्फ चेहरे के तासरात ही से नाज़रीन को महफूज किया जाता था। उस वक़्त तक बोलती फ़िल्मों का आगाज़ नहीं हुआ था, इसलिए उसे खामोश फ़िल्मों का दौर कहा जाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि डायलॉग, साउंड बगैर महज हरकत और अदाकारी से सामाईन को मुतमईन करना एक फ़नकार के लिए किस कदर मुश्किल काम होता होगा। इन बे-आवाज़ खामोश फ़िल्मों का आगाज़ 28 दिसंबर 1895 को फ्रांस से हुआ। उस दौर की फ़िल्मों में जहां दीगर फ़नकारों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए, वहीं इन फ़िल्मों को मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंचाने में एक नाम-मारूफ़ अदाकार चार्ली चैपलिन का भी था, जो बोलती फ़िल्मों के आगाज़ के बाद शोहरत और मकबूलियत में सरफ़रिस्त रहा और आज सवा सदी से ज़ायद अरसा गुज़र जाने के बावजूद भी उसकी फ़िल्में ना सिर्फ बहुत ज़ौक़-ओ शौक़ से देखी जाती हैं, बल्कि उसकी बेसाख्ता मुनफरिद अदाकारी और हरकत रोज़े अव्वल की तरह आज भी हर उम्र के लोगों में मकबूल आम है। चार्ली चैपलिन को ये इनफरादियत भी हासिल है कि उसकी फ़िल्मी कैरियर का दौरानिया मुसलसल 75 बरसों पर मुहित है। 16 अप्रैल 1899 में बरतानिया के शहर लंदन में पैदा होने वाला ये मुनफरिद फ़नकार सिर्फ एक अदाकार, कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक कामयाब हदायतकार, कहानी नवीस, कंपोज और फिल्म साज भी था। इसका असल नाम सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। बुनियादी तौर पर फ़न इसे विरसे में मिला था। इसके वालिद चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन एक सीनियर अदाकार थे। वो अपने वक्तों में बरतानिया के म्यूज़िक हॉल के रूनुमा हुआ करते थे, जो शहर भर को मौसीकी और ड्रामों से महफूज करने में पेश रहते। जबकि इसकी वालदा हना स्पेंसर का तल्लक भी अदाकारी और गुलकारी के शोबों से था। वो स्टेज की दुनिया में लुली हार्ले के नाम से जानी जाती थी। उनका तल्लक मारूफ स्मिथ ख़ानदान से था, जिसका जिक्र वो अक्सर फ़ख्रिया अंदाज में किया करती थी। 1894 में जब चार्ली महज 5 बरस का था, एक रोज़ उसकी वालदा एल्बर्ट शार्ट के एक थिएटर में दी कंटेन नामी एक ड्रामे में अपने फ़न का मुजाहरा कर रही थी कि नशे में धुत कुछ लोगों ने इन पर आवाज़ें कसी और बाज़ स्टेज पर मुख्तलिफ एशियाँ फेंकना शुरू कर दी और इसी हलड़बाजी के दौरान किसी वजनी चीज़ के लगने से हैना बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। इंतज़ामिया ने गमगीर सूरत हाल देखी तो इन्हें फिलफॉल स्टेज से हटाकर पर्दे के पीछे मुंतकिल कर दिया। 5 साला चार्ली ये सब कुछ खामोशी से देख रहा था। जब उसे इत्मीनान हो गया कि उसकी माँ पर्दे के पीछे महफूज हो गई है, तो अचानक उसके जहन में ये ख्याल बिजली की तरह आया कि क्यों ना हाल में बैठे मजमे को काबू में किया जाए। और ये सोचते ही कमसन चार्ली चैपलिन ने जल्दी से माइक संभाला और उस वक़्त का मशहूर गाना जैक जोन्स अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। हाज़रीन इस मासूम से बच्चे के दिल लुभा लेने वाली आवाज़ में खो गए। कुछ ही देर में अफरा तफरी की फ़िज़ा ख़त्म हो गई और हाल में सन्नाटा छा गया। थिएटर में अदाकारी के दौरान हैना को लगने वाली चोट बिगड़ती चली गई। ज़हनी दबाव इस कदर बढ़ गया कि इन्हें कैन हॉल के ज़हनी अमराज के हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा, जहां उनका काफ़ी अरसे तक इलाज जारी रहा। कुछ अरसे बाद चार्ली चैपलिन जनूबी लंदन के लैम्बाथ वर्क हाउस मुंतकिल हो गया, जहां इलाके के चंद बाअसर अफराद ने इसे सेंट्रल लंदन में बेसहारा लोगों के स्कूल में दाखिल करवा दिया। ये बुनियादी तौर पर गुलकारों का कायम करदा ग्रुप था, जो मुख्तलिफ मकामात पर अपने फ़न का मुजाहरा करते रहते थे। ग्रुप का इंचार्ज एक 17 साला नौजवान जॉन विलियम जैक्सन था, जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद इस ग्रुप को बाखूबी चला रहा था। विलियम जैक्सन को चार्ली के फ़न का राज सलाहियतों का बहुत जल्द अंदाज़ा हो गया था। इसने चार्ली को भरपूर मौके फराहम करना शुरू कर दिए। चार्ली ने भी अपनी सलाहियतों को उजागर करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया और भरपूर फ़ायदा उठाया। वक़्त के साथ साथ एक तरफ चार्ली चैपलिन के फ़न में निखार आता चला गया, तो साथ साथ शोहरत में भी इजाफा होने लगा।
इब्तिदा में मुतहरिक फिल्मों में खुद साख्ता अदाकारी और अजीबोगरीब हुलिया बनाने में चार्ली को इंतहाई मुश्किलात का सामना रहा। हालांकि इससे पहले वो स्टेज की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका था। यहाँ तक कि एक मौका ऐसा भी आया जब चार्ली ने मेग सेनेट की एक खामोश फिल्म मेकिंग ए लॉन्ग को मुकम्मल करवाया तो सेनेट को लगा कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला कर चुका है, लेकिन इस मौके पर इसकी दोस्त हदायतकार नूर मंड ने इसे कायल किया और कहा कि ना जाने मुझे क्यों चार्ली में कुछ मुनफरिद नज़र आता है। मेरे ख्याल में अभी इसने वो कुछ नहीं दिया जो ये दे सकता है, लेकिन मैं इससे मुतमिन हूँ। इस फिल्म में चार्ली का किरदार एक आवारा लड़के का था। चार्ली के इस किरदार को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और इसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इसके बाद चार्ली पर इस किरदार की ऐसी छाप लगी कि इसने छोटी बड़ी दर्जनों फिल्मों में इस किरदार को जिंदा रखा और देखते ही देखते दी ट्रैम्प खामोश फिल्मों की बैनुल अक़वामी पहचान बन गया। दी ट्रैम्प का किरदार एक ऐसे आवारा लड़के का था जो बुनियादी तौर पर एक बाइखलाक नेक इंसान और पुरवकार शख्सियत का मालिक होता है। किरदार की मुनासबत से उसके साइज से लंबी पतलून और एक दरबी टोपी, साइड से बड़े बड़े चाकों वाला लंबा सा चेस्टर नमा कोट, 14 नंबर के लंबे जूते पहनने को दिए गए। ये जूते इस कदर बड़े और खुले थे कि चलते हुए इसके पाँव से उतर जाते थे, जिसका हाल इसने ये निकाला कि दाएं जूते में बायां और बाएं जूते में दायां पाँव डाल लिया ताकि वो बार बार उतर ना सके। फिर मसनूई बालों में मूछें बनवाई और एक लकड़ी की छड़ी बगल में दबा ली और बस यही हुलिया हमेशा के लिए इसकी पहचान बन गया। चार्ली के इस किरदार पर जहां फिल्म के हिदायतकारों की काबिज शामिल थी, वहीं खुद चार्ली की अपनी तख्लीकारी का भी दाखिल था। इस किरदार को न सिर्फ लोगों ने पसंद किया बल्कि अपनी इनफरादियत के बायस मकबूलियत के नए झंडे गाड़ता चला गया। बुनियादी तौर पर खामोश फिल्मों के नामवर फ्रांसीसी अदाकार मैक्स लैंडर से बहुत मुतासिर था, बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि चार्ली ने मैक्स लैंडर को अपना आइडल बना रखा था और इसी से मुतासिर होकर इसने खामोश फिल्मों से अपने करियर का आगाज़ किया था। दुनिया में तरक्की और कामरानी का सफ़र जारी रहा, नित नई चीज़ें ईजाद होने लगीं तो रिकॉर्डिंग के जुमला आलात भी ईजाद हो गए। ऐसे ही रफ्ता रफ्ता खामोश फिल्मों का दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता चला गया। 1920 खामोश फिल्मों का इख्तितामी दौर कहलाया, जबकि 1920 ही बोलती फिल्मों का आगाज़ का साल भी ठहरा। यहाँ सबसे पहले दिलचस्प सूरत हाल उस वक़्त पैदा हुई जब 1920 में बोलती फिल्मों का आगाज़ हुआ तो चार्ली को सबसे पहले जिस फिल्म की ऑफ़र हुई उसमें भी उसने दी ट्रम्प के किरदार की पेशकश की गई, जिसे इसने सख्ती से रद्द कर दिया। इसका मौक़िफ़ था कि खामोश फिल्मों के साथ ही पुराने किरदार को भी खामोश ही रहने दें। 1931 में चार्ली को नई फिल्म की ऑफ़र हुई, बुनियादी तौर पर वो भी बगैर मुकालमे की थी, लेकिन फ़र्क ये था कि चार्ली ने इस फिल्म को एक नए अंदाज में पेश किया। दरअसल कुछ फिल्म साजों ने चार्ली को इस नुक्ते पर कायल कर लिया था कि वो इस फिल्म को खामोशी फिल्मों की रुखसती के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जिसमें बराए नाम मुकालमे होंगे। इस फिल्म के शुरू से इख्तिताम तक दी ट्रम्प को खामोश दिखाया गया, ताहम आखिरी सीन में एक तवील सड़क पर आफाक के पार जाते हुए उसके लबों पर एक गीत होता है। दरअसल ये खामोश फिल्मों की रुखसती और बोलती फिल्मों की शुरुआत की अलामत के तौर पर दिखाना मकसूद था। 75 साल तक मुतवातर फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले इस बेताज बादशाह को मुतअद्दिद अवार्ड से भी नवाजा गया। 1973 में इसकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जिसके बाइस वो रफ्ता रफ्ता बोलने और चलने फिरने से माजूर हो गया। बिलाकर 25 दिसंबर 1977 में स्विट्ज़रलैंड के शहर वेवी में दुराने नींद मौत ने इसे अपनी गोश में ले लिया और यूं बेआवाज़ फिल्मों का आगाज़ और बोलती फिल्मों का इस्तकबाल करने वाला दुनिया का ये मुनफरिद फ़नकार 7 दहाई से ज़ायद फ़न की खिदमत करने वाला 88 बरस की उम्र में इस दर फ़ानी से रुखसत हो गया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।